इधर ही हो भाई लोगों की नहीं हो? चले गए चाय पानी लेने? क्या कह रहे हो, चाय पानी कौन लेता है? बापूजी सुन लिए ना अभी ये, गधे पे बिठाएंगे तुम्हें और माला पहनाएंगे जूतों की। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आगे पढ़ाया नहीं है, देखो मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। ऑफलाइन वालों से तो वैसे विश्वास उठ गया मेरा। कवाड़ी है ये तो, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल रोक करके रखा हुआ है यहीं पर। ठीक है, टेंशन मत लो तुम लोग। बस बेटा बस यहीं से शुरू कर रहे हैं, बिंदास रहो तुम भाई। चलिए भाई, कहाँ तक पहुंचे थे यार? बिल्लू उछल के खड़ा हो चुका था क्या? हाँ, तो उसने कहा हाँ ये तो ठीक है, कंपोनेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही होगा जो इस एक्सिस के अबाउट है? मैंने कहा ये मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स है तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई। क्या बनाई? परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर इसके अबाउट आई है तो गारंटी है कि इसके अबाउट भी आई होगा, अगर ये स्क्वायर है। अगर ये क्या है? स्क्वायर है। क्या ये मैं बोल सकता हूं? क्योंकि स्क्वायर सिमेट्रिकल है। स्क्वायर क्या है? सिमेट्रिकल। ये भी इसको दो भाग में बांट रहा है, ये भी इसको दो भाग में बांट रहा है, तो गारंटी अगर इसके अबाउट आई होगा तो इसके अबाउट भी आई होगा। तो मैंने कहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। क्या लगा लो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई एक्स प्लस आई वाई। क्या क्लियर है भाई? तो आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं क्या? टू आई। अरे लिख सकता हूं या नहीं? बराबर होगा आई जेड। क्या आपको आई जेड पता है क्या? याद करो, अभी निकाला था। कितना था? एम ए स्क्वायर बाय 6। क्या क्लियर है जवाब? तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई? वही आ गया कि नहीं आया? मानते इस बात को? मतलब आज के बाद मैं ये कह सकता हूं, इन केस ऑफ ए स्क्वायर, इन केस ऑफ ए स्क्वायर आप कोई भी एक्सिस ले लें, बस शर्त ये है कि वो एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर से, और प्लेन में होनी चाहिए। सेंटर से पास होनी चाहिए, और कहां होनी चाहिए बेटे? प्लेन में होनी चाहिए। चाहे ये एक्सिस ले लें, चाहे आप ये एक्सिस ले लें, चाहे आप ये एक्सिस ले लें, आप कोई भी एक्सिस ले लें, अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट आई है तो हर एक्सिस के अबाउट क्या होगा? क्या आई होगा? क्या आपको उस आई की वैल्यू भी पता है? कितनी है उस आई की वैल्यू? नोट डाउन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितना भी पढ़ा है ना, अभी तो पता है रोटेशन शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो क्या है कि हम एक्चुअली में रोटेशन शुरू होता है टॉर्क से। कहां से शुरू होता है? टॉर्क से। वहां से असली चर्चा शुरू होगी। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, उन चीजों को समझने के लिए ये हमें पैरामीटर कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। तो आज जो भी कैलकुलेट किया है, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लाइक रिंग, डिस्क, एक स्क्वायर प्लेट, इन सबको रिजल्ट्स को याद रखना। क्या रखना? याद रखना। ठीक है, क्या नोट कर लिया क्या? ठीक है, अब देखिएगा, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप डायरेक्टली रिजल्ट से याद रखिएगा। उनका प्रूफ नहीं देख रहे हैं अभी हम। नहीं होगा, नहीं होगा, फिर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्क्वायर है, अब ये एक्सिस है, अरे नहीं होगा ना, तो खुद देखना, दिमाग नहीं चला पा रहा। इसके अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? वो सिमेट्रिकल इसीलिए कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। और अभी एक रिंग ले ले, रिंग में इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट सेम बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। ठीक है, कॉर्ड नहीं होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, और इसमें कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से। ठीक है, हाँ, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई एक हॉलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर है?
हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है वो डायमीटर ही है। ऐसा तो कह नहीं सकते प्लेन में है प्लेन के बाहर है, ये तो 3 डायमेंशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो कोई भी वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है क्या वो डायमीटर है या नहीं है? हर उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो। यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए कि सेंटर के पास हो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि यहाँ प्लेन बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी का मास किसी एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो? तो मैं बस ये बोलूंगा अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है, दैट्स ऑल। तो हर वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है क्या वो इसका डायमीटर है? पक्का? ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये हॉलो स्फीयर हुआ, कौन सा स्फीयर हुआ? हॉलो स्फीयर हुआ, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। कितना होता है? 2/3 mr²। याद रखना इस बात को। अगर ये हॉलो की जगह कैसा होता? सॉलिड होता। कैसा होता भाइयों? सॉलिड होता। तो सॉलिड के केस में कोई भी वो एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है वो भी डायमीटर है या नहीं है? तो बताओ उसके अबाउट इसका होगा 2/5 mr²। कितना होगा? 2/5 mr²। और ये कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है। रिजल्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो आप घर पे खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा तीसरा नंबर, कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर और इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास हो, इस तरीके से अलोंग द एक्सिस है। तो ध्यान से समझना, अगर ये हॉलो हुआ, कौन सा हुआ? हॉलो। सिलेंडर भी तो 2 तरीके के हो सकते हैं। सिलेंडर का मतलब समझ पा रहे? पाइप। क्या? पाइप जिसमें से पानी जाता है। अगर हॉलो हुआ, कौन सा हुआ बेटे? हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वही होगा जो एक रिंग का होगा, वही होगा जो एक रिंग का होगा। और अगर मेरे से पूछा जाए सॉलिड सिलेंडर का, तो सॉलिड सिलेंडर का वही होगा जो एक डिस्क का होगा। ये आप खुद से सोच सकते हैं। कैसे? देखें, मैंने एक हॉलो सिलेंडर लिया। क्या लिया? हॉलो सिलेंडर। ठीक है भाई, ये रहा सिलेंडर। क्या फील कर पा रहे हो? और उस सिलेंडर को मैंने इस तरीके से कंप्रेस करना शुरू किया। जब मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे होंगे? तो जब मैं इस तरीके से कंप्रेस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक रिंग बन के तैयार होगी। क्या बन के तैयार होगी? रिंग। क्या वो रिंग यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट क्या हुआ करता था? mr²। तो मैं कह सकता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे भाई साहब ये हॉलो सिलेंडर बना कैसे है, क्या पूछे? ये हॉलो सिलेंडर बना कैसे है, तो मैं कहूंगा कि तुम बहुत सारी रिंग ले आओ, बहुत सारी रिंग ले आओ, और एक एक करके सभी रिंग को एक एक के ऊपर रखते जाओ। क्या थोड़ी देर में वो सिलेंडर बन के तैयार हो जाएगा? नहीं आया समझ? जो कहानी मैंने हॉलो के लिए बोली वही सॉलिड के लिए भी है। किसके लिए है? सॉलिड के लिए। सॉलिड सिलेंडर को अगर कंप्रेस करोगे, क्या करोगे? कंप्रेस। क्या वो डिस्क बन जाएगा? क्या वो एक यूनिफॉर्म डिस्क होगी? और एक यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। जैसे मैंने ये बोला तो एकदम से बिल्ली उछल के खड़ा हो गया। इसका मतलब तो इसका भी वही होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये भी तो डिस्क बनेगी। लेकिन इस बात को समझो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कंप्रेस कर रहे हो कि दुनिया में कुछ भी दिखाई दे चलो भैया कंप्रेस कर दो। अरे भाई, कंप्रेस करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म बनेगा या नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म बॉडीज के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप एक सॉलिड स्फीयर लेके आओ, क्या लेके आओ? सॉलिड स्फीयर, और उसको यूं कंप्रेस कर दो, क्या वो डिस्क बन जाएगी? लेकिन वो डिस्क यूनिफॉर्म नहीं होगी। इस बात को समझो, वो डिस्क यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या फील आ पा रही है? अपने आप से समझना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मास ज्यादा होगा, साइडों में मास क्या होगा? कम होगा। ठीक है भाई।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखाई दे जाए तो कर देंगे, ये रिजल्ट याद रखें, ये रिजल्ट क्या रखें याद, और ये भी याद रखें ये तो है अलोंग द डायमीटर, ये तो क्या है अलोंग द डायमीटर, और ये अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक और रिजल्ट जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप याद रखिएगा, कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी हाइट h है, ट्रायंगुलर प्लेट है, कौन सी प्लेट है ट्रायंगुलर प्लेट, और अगर उसकी हाइट h है तो उसके बेस के अबाउट, किसके अबाउट, कौन सा वाला बेस है, बेस बहुत पसंद है? इस बेस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हुआ तो इस I की वैल्यू होगी क्या, mh²/6। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे सेंटर ऑफ मास में मैंने बोला था ना कि याद रखना, और तुमने याद कर लिए थे, कर लिए थे क्या? तो बस उसी तरीके से ये रिजल्ट आप लोग क्या कर लें, याद कर लीजिए। ये देखो आदित्य गुप्ता भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आया कि हॉलो चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड से ज्यादा कैसे हो सकता है। भैया हॉलो का ज्यादा ही होगा, क्योंकि हॉलो के केस में पूरा का पूरा मास कहां पर है, पेरीफेरी पर ही रखा हुआ है, और सॉलिड के केस में वही मास जो तुमने पेरीफेरी पे रखा था उसको पूरे पे क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हॉलो का ये वैसे वाली फील ले रहे हैं कि यार हॉलो मतलब खाली खाली, सॉलिड मतलब एकदम सॉलिड है भाई, तो सॉलिड तो ज्यादा होना चाहिए, अबे फिजिक्स चल रही है यार, सॉलिड का ज्यादा होगा या हॉलो का, क्योंकि हॉलो में पूरा का पूरा मास पेरीफेरी पे ही हुआ करता है, और लेकिन सॉलिड में, किसमें, सॉलिड में उसी मास को पूरे सरफेस पे क्या हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, आज यहीं पर ब्रेक डाउन, कल नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिस्कशन निकालिए फटाफट। एससीवी दी थी आई थिंक, निकाल लो निकाल लो, होमवर्क हो रहा है बराबर? हाँ, कल क्लास में एंटर होने से पहले ये सारे फॉर्मूले याद करके आना, क्योंकि जैसे ही तुम एंटर होगे मैं ये सब पूछूंगा तुमसे, और तुम्हें नहीं आया, और कल मैंने वैसे भी क्लास एक्सटेंड करा ली है तो मुझे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, भूत बना दूंगा अगर तुमने किसी भी एक भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये बोला जो मुझे नहीं आता, जिसमें ये दिक्कत है इसमें वो दिक्कत है। ठीक है, जो बाहर गए हैं ना तुम भी उन्हीं के साथ चले जाओगे, बता दिया तुम्हें, परमानेंट जाओगे तुम। ठीक है, एससीवी मांगी है, कहाँ है, किसी पे नहीं है, छचुंदर बना देंगे बता रहे हैं तो। इसका ओवन O2 दिया था क्या, करके आए हो तुम लोग, कब किया था आखिरी बार है? हाँ जी किया। ये क्या हुआ गई ये ये थोड़ी है, ये थोड़ी फटी है, अब पोए खा रहे हो क्या रख के, 2 साल चलानी है भाई, इज्जत से रखो उसे, तुम इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत करेगी एससीवी। अरे वो पीछे वाली जनता, एससीवी लाए हो बेटा, है कि खरीदी नहीं है अभी तक, है जरा दिखाना ऊपर करके, भाई कुछ ज्यादा कम नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा ये आपस में वो कम्युनिटी बना लिए कि देख भाई मंडे को मैं लाऊंगा ट्यूसडे को तू लाएगा, उस दिन भी बोला था कि फिजिक्स में कृपा तभी बरसेगी जब ये तुम्हारे साथ रहेगी। 2-3 किताबें होती हैं जिनको हमेशा साथ में रखना चाहिए जब हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, एक एरोड हो चाहे सॉल्व करे या ना करे, होनी जरूर चाहिए, एक एससीवी एक एससीवी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि बोला जाता है ना कि घर में भगवत गीता कुरान ये सब चीजें जरूरी हैं, वैसे ही जेई एस्पिरेंट के लिए कृपा बराबर बरसाने के लिए ये सारी किताबें क्या है, जरूरी है, भले सॉल्व करो या मत करो लेकिन हमेशा अपने साथ लेकर के चला करो। क्या समझ में आ रहा है भाई? कुछ समझ नहीं आता तुम्हें?
चलो भाई, समय कम है, डिस्कशन है, बातचीत बिल्कुल नहीं। यस, O1, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ए वाले को तुम ऑब्जर्व करोगे, ए वाले को, तो वो तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तुम ट्रॉली से देखो या ग्राउंड फ्रेम से देखो, वो बदल थोड़े ना जाएगी। अगर किसी रॉड पर सेंटर ऑफ मास यहां होता है, तो तुम चाहे ग्राउंड से देखोगे तो भी यहीं पर होगा। और मैं एक चलती हुई ट्रॉली पे बता दूं, बिठा दूं, और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या बदल जाएगा? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वैसे भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन देखो, तो वो लिखा है F बराबर ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या लिखा है? न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। इसलिए हम ये कहेंगे कि A is correct but B is incorrect. In a non-inertial frame, Newton's law is not valid. Is it clear? Okay. Question number 2. Question number 3. Question number 4. Question number 5. All the particles of body are situated at a distance r from the origin. r है तो डेफिनेटली किसी आर्क पे ही होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे या नहीं होंगे? किसी आर्क पे रखे होंगे, तभी तो किसी पॉइंट से इनका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। तो एक बात बताओ मुझे, इस सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, क्या इस इलाके से बाहर आ सकता है? क्या इस इलाके के अंदर ही रहेगा? क्या कहीं ऊपर वाले किसी एक पॉइंट पे आएगा या नहीं आएगा? और उस पॉइंट से ये जो दूरी है, क्या ये r से कम होगी? नहीं आया समझ? सोचो, समझ आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, 8, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं लेकिन लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को तो सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, देखा तो है। जब मैन कूदता था प्लैंक पर, तो उस प्लैंक को काइनेटिक एनर्जी कौन देता था? मैन ही तो देता था। पूछे नहीं जाते थे ऐसे सवाल, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ मैन, लेकिन वो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, a bullet hits a block kept at rest, which of the following doesn't change? क्या चेंज नहीं होगा? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लोग कहते हैं सर ए ऑप्शन भी तो सही होगा। अरे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ ब्लॉक बोला है, ब्लॉक का तो चेंज हो जाएगा, पहले ब्लॉक रेस्ट पे था अब चलने लगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होगा, और सिस्टम का मतलब है ब्लॉक प्लस बुलेट चेंज नहीं होगा। नहीं आया समझ? क्या? अबे डजंट चेंज पूछा है, तू क्वेश्चन पढ़ा कर बता रहे हैं हम। मुंह बंद रख, बोला ना। पूछने से पहले सोच तो लिया कर क्या पूछ रहा है। हो नहीं रहा टेम्परेचर चेंज, उसने बोला डजंट चेंज, तो डजंट चेंज का आंसर क्या दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है। बोल अब, कंफ्यूजन कैसे हो गया? हो तो रहा है चेंज, अभी भी कह रहा है क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्वेश्चन नंबर 10, क्लास नोट्स पढ़ो भाई। क्या बताया गया है? एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी लगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि टॉप मोस्ट पे लग रहा है या सेंटर पे लग रहा है। क्या ये डिटेल में डिस्कशन हुआ है? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14,
देखो ध्यान से, एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है और सेम मास की एक रिंग यहां पर है, इस पेरीफेरी पर है। किस पर है? पेरीफेरी पर। इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है? m। ये डिस्क मासलेस है, ये डिस्क क्या है? मासलेस। ठीक है, तो टोटल मास मेरे पास इस सिस्टम का कितना है? m या 2m? 2m। और ये बोला गया इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर है ना, जो भी CM रहेगा, कहीं बीच में रहेगा, और वो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से घूम रहा है। किस रेडियस में घूम रहा है पूरे सिस्टम का? r। पढ़ो क्वेश्चन। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास, जिसका मास कितना है? 2m, वो एक r रेडियस में घूम रहा है। और अगर r रेडियस में घूम रहा है तो उसको घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा? m v² बाय r। लेकिन m की वैल्यू कितनी है? 2m इंटू v² बाय r। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन कहना कुछ नहीं चाह रहा, बस यही कहना चाह रहा है। समझे या नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 वेक्टर्स। क्या भाई? वेक्टर्स। पढ़ो दोबारा से। पहले न्यूक्लियस की वेलोसिटी v थी, तो मान लो मास था m, तो m इंटू वी वैक्टर इज इक्वल टू, मैं ये तो लिख सकता हूँ m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर। क्या ये लिख सकता हूँ? इसको अगर डिवाइड करूं तो v वैक्टर बराबर ये लिखूंगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, m1 इंटू वी1 वैक्टर प्लस m2 इंटू वी2 वैक्टर। इज इट क्लियर? आपको एक बात पता है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इन दोनों के पैरेलल होगा। होगा या नहीं होगा? अगर कभी तुम इस तरीके से लिखते थे ए वेक्टर बराबर 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर सपोज, तो क्या बोलते थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। बोलते थे या नहीं? तो अगर मैं इसको ए बोल दूं और इस पूरे को मैं बी बोल दूं, तो जो ए है वो किसके पैरेलल है? v1 प्लस v2 या m1 v1 प्लस m2 v2? वेक्टर्स। क्या भाई? वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डी ऑप्शन। If there is a particle on a positive x-axis, there must be at least one particle on the negative x-axis. अच्छा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। ये रहा एक पार्टिकल, है या नहीं है? एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, और मान लो इन तीनों पार्टिकल को मिलाने पर ये बना ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब पढ़ो डी ऑप्शन, चलो पढ़ो पढ़ो बेटा। अब क्या बोला? इफ देयर इज अ पार्टिकल ऑन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। हम नहीं रख रहे, उसने दो थोड़ी बोले हैं। हाँ, ये बोलता कि पूरे सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं? दो ही हैं, तो गारंटी से दूसरे वाले को आपको यहीं रखना पड़ता, तभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता? ओरिजिन पे आता। तो यार नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में तो बताया नहीं है, तो मैं कितने भी ले सकता हूँ। क्या मैंने यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को एक्स एक्सिस पर रखा है क्या इधर? तो भी आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बी क्या है? द टोटल मास ऑफ अ पार्टिकल टू द राइट ऑफ द, मास सेम क्यों होगा यार? m इंटू आर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने रख दिया 1 kg, कितना रख दिया? 1, और यहाँ पे रख दिया 2 kg। क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं आ सकता है? तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखा हुआ मास सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है भैया। ओरिजिन पे होने का मतलब m1 बराबर m2 नहीं होता, m1 r1 और m2 r2 की वैल्यू सेम होती है। और कोई ऑप्शन? क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब a body has its center of mass at the origin, the x coordinate of the particle
ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। हाँ, जीरो क्या हो सकते हैं? जीरो जीरो नॉन नेगेटिव। वाई एक्सिस पे रखें, किस पे रखें? वाई एक्सिस पे रखें, क्या दिक्कत होगी? और बोलो कौन सा? दिल्ली मे बी पॉजिटिव। तो यार वही भाई, कुछ के लिए पॉजिटिव है कुछ के लिए नेगेटिव है, तो ओवरऑल कहाँ पे आ गया? ओरिजिन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 यूज करें थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5, 6 हो गया? बोल जल्दी बोल। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? M1 M2 के बराबर हो या ना हो, ACM तो क्या आएगा? जी ही आएगा। अगर नहीं भी है तो भी आएगा। कैसे आएगा देख ले भाई। वैसे तो समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल M इंटू जी। नहीं तो ऐसे देख लो, ऐसे लिखोगे M1 इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या लिखोगे? जी प्लस M2 इंटू जी। दोनों का होगा तो जी। जो भी हवा में फ्री फॉल कर रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन जी ही होगा? और डिवाइडेड बाय जी को कॉमन ले लो। जी को क्या ले लो? कॉमन। क्या जरूरी है M1 बराबर M2 होगा तभी जी आएगा? फ्री फॉल अगर कोई चीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जी ही होगा। तो यहाँ पर ये जी वेक्टर एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 7, a block in air breaks in two parts and the parts separate. हाँ, the total kinetic energy must change. हाँ, पहली बात तो कोई चलते चलते अपने आप टूट जाएगा क्या? कब टूटेगा? जब इंटरनल फोर्सेस ने मेहनत करी होगी कि चलते चलते मूड हुआ चलो भाई अब हम टूटेंगे। कुछ तो होगा तभी तो टूटेगा कोई। तो कब टूटा? उसके इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया। इंटरनल फोर्सेस मतलब हो सकता है बॉम्ब जा रहा था, एकदम से इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया, बॉम्ब क्या हुआ? एक्सप्लोजन। और अगर इंटरनल फोर्सेस वर्क करेंगे तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? स्टार मार्क करो कि चलते चलते चलो भाई बहुत देर हो गई साथ में चलते हुए, अब हमारे बीच में दूरियां होना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं, तो अब हम एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। हैं? एक्सप्लोजन में है? खुद बना देंगे नाले। क्वेश्चन नंबर 8, अबे कोलिजन नहीं है, कोलिजन नहीं है, लिख ले। कोलिजन में टूटते थे क्या? एक्सप्लोजन में। उसके लिए सब एक जैसे हैं भैया, स्पेलिंग भी तो अलग अलग है, एक जैसे कैसे हैं? कोलिजन सी से स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्लोजन ई से स्टार्ट हो रहा है। अबे एक्सप्लोजन तो जानते हो, इतने एक्सप्लोजन कर दिए आज तक ये नहीं पता चला एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? ब्लास्ट क्या? आगे जाके यही करना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली, the total energy of a ball and a earth remains the same. एनर्जी ऑफ अ बॉल एंड अर्थ रिमेन्स द सेम होना चाहिए, नहीं दिया है क्या? क्या दिक्कत हो रही है भाई? अबे है तो अर्थ के अंदर ही। अबे लॉस भी होगी, लॉस कहाँ गया? है तो इधर ही ना, हवा में बह रहा है। कहाँ बह रहा है? हवा में। जब उसने पूरे ब्रह्मांड को ही अपना सिस्टम ले लिया तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम अ वन फॉर्म टू। क्या ये बचपन में सिखाया गया था? क्वेश्चन नंबर 10, 10th का, दिल्ली, ए बी सी डी ऐसे बोला करो, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कलकत्ता, डी फॉर दिल्ली। ऐसे समझ नहीं आता? ए बी दिल्ली, the stationary body remains stationary and the moving body changes its velocity. फाइनाइट बॉडी लिखा है। फाइनाइट का मतलब समझ में आता है? फाइनाइट का मतलब दीवार मत ले लेना। फाइनाइट का मतलब दोनों बॉडीज ऐसी हैं कि दूसरे पे फोर्स लगेगा तो वो भी चलेगा, तो इसलिए दीवार वाला केस यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। और बताओ भाई, 9th में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ सेम रहती है?
चेंज नहीं होती कोलिजन में। क्वेश्चन नंबर सोचो आराम से। 11 हो गया है। दिल्ली, the faster body slow down and the slower body speeds up. अबे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और दोनों इक्वल मासेस हैं, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं होंगी। तो जो धीरे है वो तेज चलेगी, जो तेज है वो, बोलो, मुंह खोलो, खोलो बेटा मुंह खोलो। क्या ये बात समझ आ रही है? लोग कहते हैं सर ए तो सही है, बी क्यों सही है? अरे बी ए का ही तो सबसेट है। अगर वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटरचेंज नहीं हुआ, तो ए सही है तो बी सही होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल। और बताओ, पूछ लो तुम तो पूछ लो, बताओ। नहीं, फाइनाइट का मतलब है मुंह बंद बिल्कुल। फालतू की बात नहीं, देखो है ना, गलत चीजों का क्या डिस्कशन है। मैंने ये बात आपको जब पढ़ा रहा था तब भी बोला था, ठीक है। अभी हम कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं विद फाइनाइट बॉडीज। फाइनाइट बॉडीज का मतलब है अगर हमने फोर्स लगाया तो चलेगा। क्या करेगा? चलेगा। फाइनाइट का मतलब मेरे लिए जे होता है। दीवार पे फोर्स लगाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो चले, खिसक जाएगी क्या? तो उसने बोल तो दिया फास्टर स्लो डाउन और स्लो फास्ट, वो खुद बोल रहा है एक फास्ट है एक स्लो है, तो सेम क्यों कर रहा है? अगर सेम होगी तो फास्ट और स्लो कैसे बोलेगा? पहले होमवर्क लिख लो तुम लोग, है ना, अभी पता चलेगी तुम्हारे डिस्कशन के चक्कर में रेस कहां तक डिस्कस हो गई है। दिखाना 53 देना जरा, थोड़ा भर भर के लेके जाओ आज होमवर्क। बहुत आराम कर रहे हो तुम लोग। क्या क्या दिन आ गए हैं, मैं यहाँ पढ़ाना चाह रहा हूँ, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वे इतने आगे के क्वेश्चन डाल दिए क्या इनने? चेंज कर दी क्या इनने? अगली रेस में 1 से 5, 1 से 5 कौन सी रेस है? 53। रेस नंबर 53 में 1 to 5। ठीक, एससीवी में लिखो भाई, सेंटर ऑफ मास, एससीवी सेंटर ऑफ मास 52 तक दिए दिया मैंने। 53 से लेकर के 59, 53 से 59 जेई मेंस में ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, 3 बचे हैं शायद। जेई एडवांस में ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक, और S2 में 1-2 बचे हैं ना, जो भी बचे हैं उसको क्या कर लो, कंप्लीट। मतलब पूरी शीट में किसी भी खोपचे में किसी भी कॉर्नर में अगर कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ है COM का, वो कल बाइंड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइंड अप। क्योंकि अब कल से आपको रोटेशनल मैकेनिक्स का होमवर्क मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और रोटेशन की शीट बहुत बड़ी है, पता है ना तुम्हें बात, इसलिए वक्त लगेगा। इसलिए कल COM सबका खत्म हो जाने देंगे, खाल उधेड़ दूंगा। क्या उधेड़ दूंगा? मार मार के भूत बना दूंगा, बता दिया मैंने तुम्हें। चलो लाओ और चलो डिस्कशन करो चलो। मूव ऑन। यस, शांत।
यस एससीवी क्वेश्चन नंबर 46। पहले तो याद रखो ये जो नीचे डायग्राम है ना ये इसका नहीं है। बातचीत बंद कर लो यार थोड़ी देर। हाँ तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा परेशान करते हो। मैं 12th को भी पढ़ा था, लीडर को भी पढ़ा था। तुमसे बड़े हैं ना वो सभी स्टूडेंट, तुमसे सिंसियर है, ठीक है, सीनियर भी हैं तुमसे, ठीक है। वो भी मुझे इतना परेशान नहीं करते, मतलब करते ही नहीं वो तो, बिल्कुल भी। उनको एक बार बोल दूं शांत हो शांत रहते हैं, जबकि वो तो तुमसे बहुत ज्यादा मैच्योर है, आतंकी है वो तो बहुत बड़े वाले। लेकिन उनको कुछ नहीं बोलना पड़ता, उनको पता है। तो मैं पूरे समय चुप हो जाओ बेटा, जे कर लो, अरे यार खून पी लेते हो यार तुम लोग। आधी एनर्जी तो तुम्हें चुप कराने में चली जाती है, आधों को क्वेश्चन भी नहीं पता होगा। और ये नहीं है कि पता नहीं आपको टाइम कैसे मिल जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं जिस रफ्तार से पढ़ाता हूँ आपको इतना वक्त मिलना चाहिए कि आपस में लगे हुए हैं गुटर गुटर। हाँ क्वेश्चन में इतना डेटा होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ तो मास्टर पढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी है, खुद करेगा डिस्कस, अपन को क्या टेंशन लेनी है। पता नहीं इतना वक्त कैसे मिल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब मैं जेई की प्रिपरेशन किया करता था भाई साहब, मेरे पास इतना कुछ लिखने के लिए होता था कि मेरे पास वक्त नहीं होता था कि बगल वाले से बात भी कर पाऊं। कभी कभी तो ये होता था कि मुझे पता भी नहीं होता था कि बगल में बैठा कौन है, क्योंकि इतना वक्त मिलता ही नहीं था कि सोच पाए इस बारे में। तुम्हारे पास बढ़िया टाइम रहता है। मेरी क्लास है भाई, इसके बाद भी तुम्हें मालूम है ना ये सब बात, ठीक है, लगे हुए हो अपना। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अभी इस स्प्रिंग में स्ट्रेच कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हमारा के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्योंकि जो भी लॉन्गेशन है ये लॉन्गेशन होगा एम जी बाई के की, किसके बराबर होगा, एम जी बाई के की। लेकिन बी केयरफुल, 1 सेंटीमीटर मत लिखना, इसको 1/100 मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। A particle of mass 120 ग्राम is dropped on the block from a height of 45 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया, ये हाइट हमें 45 सेंटीमीटर दी हुई है। पार्टिकल जस्ट टकराने से पहले उसकी स्पीड क्या होगी वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, √2gh। कितनी होगी, √2gh, ठीक है। द पार्टिकल स्टिक्स आफ्टर, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन। देखिए पार्टिकल टकराएगा, पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम। टकराने के बाद दोनों साथ चलेंगे, टकराने के बाद दोनों साथ चलेंगे। अगर मैं बात करूं 120 ग्राम इंटू 2gh, h की वैल्यू कितनी है 45 सेंटीमीटर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.45। मैं यहाँ पर जस्ट बिफोर और आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन इंपल्सिव फोर्स है। कैसे फोर्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ जस्ट कोलिजन के बाद इस पूरे सिस्टम की मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड v है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड क्या है, v, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो वो मैं निकाल सकता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन से। तुम मुझसे ये सवाल मत करना कि सर आपने मोमेंटम कैसे कंजर्व कर दिया। और यहाँ पर ग्राम में ही लिख लेते हैं मास, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, 120 वो था, 200 ये था, कितना हो गया 320 इंटू वी। क्या यहाँ से वी आ जाएगा। अब ये इसके बाद ये आपका सवाल जो है ना वो वर्क एनर्जी थ्योरम का है। किसका है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। कि मान लो एक ब्लॉक को आपने स्पीड वी दी है, तो बताना है उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा। जब तक मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं आएगा तब तक उसकी स्पीड 0 नहीं होगी। या हम कह सकते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अब आप क्या करें, यहां से लेकर के यहां तक जस्ट यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन याद रखना, बी केयरफुल, मैं कहूंगा कि आप तो डिस्टेंस यहां से लेना, क्योंकि जब आप वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखते हैं तो इसमें हाफ के एक्स में एक्स होता है चेंज इन लेंथ फ्रॉम द एनएलपी। तो मैं कहूंगा ये लेकर के चलो, बचे रहोगे। ये लेकर के चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसमें आप ये ऐड कर देना, ये क्या कर देना, ऐड करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक हम लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर लिख रहे हैं तो लिखूंगा हाफ के एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल कितना है 0.1, 1/100 का होल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल। अगर मैंने इसको एच लिया है तो एच प्लस, यहां पे गलती हो जाती है, एच प्लस 1/100 का होल स्क्वायर।
एंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे माइनस के एम जी एच, एम हो जाएगा 320 बटे 1000, सॉरी प्लस जी इंटू एच के बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लोगे। फाइनल कितनी है 0। इनिशियल स्पीड पता है क्या लिख पाओगे, तो लिख लेना इसको, कितनी लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से वी आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। पढ़ ले क्वेश्चन, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे, ब्लॉक आराम से बैठा हुआ है, ब्लॉक थोड़ी चल रहा है। क्वेश्चन में लिखा तो है कि वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, 48 हो गया, करके आते हो। एससीवी करनी है तमीज से, अगर अच्छी रैंक चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 49 देखना, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का है x1 का, x0 का कितने का, तो मान लो ये अपने यहां से x1 इधर गया है और ये यहां से x2 इधर गया, इनको एक साथ छोड़ा जाएगा, ये छोड़ा जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, मानते हो इस बात को पक्का। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या सेंटर ऑफ मास इस केस में मूव करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सेंटर मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो एक इक्वेशन तो मैं ये लिख सकता हूं कि x1 प्लस x2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, x0 के बराबर। क्या ये समझ में आया। दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं क्या m1 x1, क्योंकि सेंटर मास यहीं पर है, तो m1 x1 की वैल्यू किसके बराबर होगी m2 x2, तो यहां से लिखूंगा x1 अपॉन x2 बराबर क्या m2 अपॉन m1। क्या से आपकी x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी, आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, पक्का। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखेंगे m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट x0। ये यहां से आया, सॉल्व करके देख लेना, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसमें बोला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक बात बताओ, ये इसका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से जितना इधर गया है क्या उतना इधर जाएगा, तो ये यहां से इधर फिर वापस इधर नहीं आया, तो टोटल डिस्टेंस ये जो चलेगा वो x1 चलेगा या 2x1, 2x1 चलेगा। इज इट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 51 हो गया, 52 ये भी हो गया, ठीक है भाई। S2 में बचे हुए हैं क्वेश्चन, कल डिस्कस करेंगे पूरी शीट, ठीक है। चलिए पैकअप करते हैं, और पूरा MOI, क्या MOI जितने भी आज क्वेश्चंस कराएं सारे क्वेश्चंस को घर पे जाके करना है, क्या याद रहेगा। ये वाला ऑप्शन गलत होना चाहिए ना, मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा।